Hello students, hello all of you. Myself Siddharth Singh, welcome you all on our online platform, My Classroom, on which we are discussing with the previous year question of NSO. बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन के। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहले जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं उसके कुछ इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि जब आप पेपर में जाओगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी जो आपको अदर देन योर सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सो दैट आपको वहां पे चीजें सिंपल लगे, सिंप्लिसिटी से आप वहां पे सारी चीजें करते जाओ। तो सबसे पहले आते हैं गाइडलाइंस ऑफ द पेपर पे। देखो बच्चों, गाइडलाइंस ऑफ द पेपर की अगर मैं बात करूं तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, जैसे स्कूल कोड हो गया, क्लास रोल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह। उसके आपको एक एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा, उसमें आप उन सभी इंफॉर्मेशन को आप लोग फिल करोगे। दूसरा, अगर मैं आपके क्वेश्चन के पैटर्न, जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास उसके पैटर्न की बात करूं तो उसमें मेनली 3 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है लॉजिकल रीजनिंग, एक है साइंस सेक्शन और एक है अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वी हैव 10 क्वेश्चंस, साइंस के 35 क्वेश्चंस और अचीवर सेक्शंस के 5 क्वेश्चंस हैं। किसी भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो आपको मेजर मतलब अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर इन योर एग्जाम। उसके बाद साइंस में वैसे तो 35 क्वेश्चन है, इसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो आज हम डिस्कस करने भी वाले। हर एक क्वेश्चन अगर अचीवर सेक्शन, ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरी 3 मार्क्स, बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अगला है कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो 4 ऑप्शंस में से कोई एक सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको उसको, आपका जो भी करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना है ओएमआर में। ओएमआर में फिल करने का रूल बहुत सिंपल है कि जैसे एक क्वेश्चन होगा तो उसके 4 ऑप्शन आगे ABCD करके आपको सर्कल्स में मिलेगा। जो भी आपका आंसर है उसको आप डार्क सर्कल कर दोगे, जो भी आंसर होगा उसको आप सिंपली डार्क सर्कल कर दोगे। जैसे ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसमें उसका बी आंसर था तो उसने बी को डार्क सर्कल कर दिया। इस तरीके से आप ओएमआर फिलिंग करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए पेपर देने से पहले, सो दैट वहां सब कुछ आसान लगे, आपको सब कुछ पता हो पहले से और आप किसी अदर टाइप की गलती ना करो। ओएमआर फिलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर ए था, आपने सर्कलिंग में गलती कर दी, नंबर के आगे गलत भर दिया, क्योंकि एक बार ओएमआर में आपने गलत भर दिया फिर आप उसे काट के दूसरा करते हो वो रीड नहीं होगा। तो अगर आपको आता भी होगा बट आप ऐसी मिस्टेक्स करते हो उसकी वजह से आपका स्कोर डाउन जा सकता है। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट पेपर के साथ साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई बेसिक बच्चों गाइडलाइंस। फिर नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 और 22 के एनएसओ के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री का सेक्शन आज यहाँ डील करने वाले हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा, उससे आप हर एक सेक्शन के पेपर जो भी है, जैसे आपको लेट्स से बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो या पढ़ रहे हो, उनको सुन रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप कितना अच्छे से उन चीजों को प्रिपेयर कर पा रहे हो। मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं है। मतलब अगर कोई टॉपिक, कौन सा ज्यादा टॉपिक है जिसको वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं अपने पेपर बनाने में, कौन से टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस पे मुझे मेजर फोकस करना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मूव करते हैं साइंस सेक्शन के अपने केमिस्ट्री सेक्शन पे मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों आज। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन पास थ्रू इट। देखो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस, सस्पेंशन से है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन से आप पास कराते हो लाइट को तो इट विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो अगर इसने पूछा हुआ है कि विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट, तो आंसर्स होंगे जो भी ट्रू सॉल्यूशंस है। ट्रू सॉल्यूशंस में से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो इट विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट।
तो ऑप्शंस देख लो कौन कौन से इसमें से ट्रू सॉल्यूशंस है, मार्क कर दोगे वो आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहला ब्लड है, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। ब्राइन, ब्राइन होता है NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो देखो NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो NaCl पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये सेकंड ब्राइन सॉल्यूशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। थर्ड मिल्क इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन है। और लास्ट है सोडा वाटर, तो सोडा वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो जो भी ट्रू सॉल्यूशंस के हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो दे विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राइन एंड सोडा वाटर। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट ब्राइन एंड सोडा वाटर विल नॉट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ द लाइट। तो पहला तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब आप जब ये तो इवन एनसीईआरटी की पास प्रॉपर्टीज ही पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टीज में ही लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को प्रॉपर्टीज ही पता है सॉल्यूशंस की क्या है कैसे हैं, तो वहां से मैं इन क्वेश्चन को बहुत सिंपली कर सकता था। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास कुछ स्पीशीज एटम्स दे रखे हैं, उनका मास डिफाइंड है और इसको डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स में अरेंज करना है, मतलब मैक्सिमम मोल्स से मिनिमम मोल्स की तरफ जाना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सिंस मास गिवन है तो मास बेस्ड फॉर्मूला आपको पता होगा, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ऐसे नंबर की टर्म्स में N/Na होता है, या फिर वॉल्यूम की टर्म्स में V/V0 होता है। दिस इज द फॉर्मूले ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास है इन केसेस के अंदर, इससे आप अप्लाई करके सिंपली मोल्स कैलकुलेशंस कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इस केस में निकालोगे तो 28 इज द गिवन मास ऑफ हीलियम एंड 4 इज द मोलर मास ऑफ हीलियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 46 इज द गिवन मास ऑफ सोडियम एंड 23 इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। और लास्ट है नंबर ऑफ मोल्स 60 इज द गिवन मास एंड 40 इज द मोलर मास। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्या ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोल्स। तो मैक्सिमम मोल्स फर्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे आपको 28/4, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। देन उसके बाद सेकंड पार्ट, और सबसे लीस्ट इस वाले केस में कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स का ऑर्डर बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, अगर आपको क्वेश्चन में मास दे रखा है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल ही है, ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स WXYZ स्पीशीज के मार्क करे हुए हैं, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा इसमें न्यूट्रॉन होगा। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में एक यहां पर मैं एक लाइन कंप्लीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ अ स्पीशीज कंटेन 9, देखो जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपको डिफाइन करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मान लो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें उसका आइसोबार कौन होगा, ये चीज मुझे डिफाइन करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसने ये पूछा हुआ है कि इसमें WXYZ में इस स्पीशीज का आइसोबार कौन होगा अगर उसमें 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखो एक सिंपल सी बात है, देखो आइसोबार आपको पता होगा क्या होता है। आइसोबार हम उन्हीं स्पीशीज को तो कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग हो बट मास नंबर क्या हो, सेम हो। तो उन स्पीशीज को हम एक दूसरे का क्या कह देते हैं बच्चों, आइसोबार कह देते हैं। मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब ये पूछ रहा है WXYZ में से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो एक बहुत सिंपल सी कहानी, इसमें चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। देखो नंबर ऑफ, अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आपको सेम मास नंबर की बात करनी है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इस वाले केस में 19 मास नंबर आ रहा है, तो चेक करो इसमें से किस किस के 19 मास नंबर आ रहे हैं। 11 प्लस 10 19 नहीं आ रहा, 10 प्लस 10 19 नहीं आ रहा, 9 प्लस 9 19 नहीं है, 18 होता है ये, और 11 प्लस 8 19 है।
तो जिस केस में मास नंबर मैच करता है वो क्या हो जाएंगे, उसके सिंपली आइसोबार्स हो जाएंगे। जैसे इस वाले केस में ये इसका आइसोबार हो जाएगा, बिकॉज इस वाले केस में मास नंबर 19 है जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, और उससे अगर आप मैच कर रहे हो तो इस वाले केस में आपके पास Z जो है उस वाले केस में आपको डिफाइंड हो रहा है कि ये उसका आइसोबार होगा, सिंस दे कंटेन सेम वैल्यू ऑफ मास नंबर। तो एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि मास नंबर मतलब आपको आइसोबार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसमें जो मास नंबर है वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है, एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा केस है। कह रहा है कि कोल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है और हमें 4 ऑप्शंस ऐसे सेग्रीगेट करे हुए हैं कि कोल इज द अर्लीस्ट, कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड डैश रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और आपको बताना है फर्स्ट इनमें से कौन सा होगा। फिर कोल बीड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डैश गैस, और बताना है इनमें से कौन सा होगा सेकंड पार्ट। डार्क ब्राउन फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉल्ड थर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल व्हिच इज फर्दर यूज्ड टू ऑब्टेन फोर्थ ऑप्शन। देखो बच्चों कोल की अगर मैं बात करूं तो हम सिंपली डिफाइन करें तो कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आपको वैसे भी डे टू डे लाइफ में आपने सुनी भी होगी, बुक्स में पढ़ी होगी। एक सिंपल सी बात है कि जो कोल होता है वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा जो कोल बीड्स होती हैं उसके अंदर जनरली जो गैस लार्ज अमाउंट में मिलती है वो मीथेन गैस होती है, मीथेन CH4 गैस। दिस गैस इज नोन एज मीथेन गैस विच आर फाउंड इन कोल बीड्स। उसके बाद कह रहा है कि a dark brown foul smelling liquid called third is obtained from destructive distillation of coal। देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से कोल तार निकलता है जिसको फर्दर यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन बॉल्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए कंटिन्यूटी में कि इनएग्जॉस्टेबल मीथेन कोल तार नेप्थलीन बॉल्स ये उससे बनता है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता है तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन स्किप हो गई तो क्वेश्चन करना कंफ्यूजिंग होगा। हालांकि 2-3 भी पता होते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी मूव कर सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन फिर भी हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी एक्यूरेट रखनी है, तो इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इनएग्जॉस्टेबल मीथेन कोल तार एंड नेप्थलीन बॉल्स। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Which of the following contain the greatest number of atoms? इनमें से किसमें greatest number of atoms से ध्यान रखना। देखो यहां पे इसने नाइट्रोजन गैस मतलब N2 डिफाइन किया हुआ है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 की बात हो रही है, ओजोन मतलब O3 की, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की। जिसमें वो एटम्स के बारे में पूछ रहा है, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पूछा। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि उसने मोल डिफाइन कराया बट उसने पूछा है किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। एटम्स मतलब जैसे एक N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, या फिर एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, या फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 3 कार्बन 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो वो एटम्स के रिस्पेक्ट में आपसे चीजें पूछ रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल पता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल इस वाले केस में कितना दे रखा है 0.3, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा नंबर के रिस्पेक्ट में अप्लाई करना है, तो नंबर के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो N/Na होता है, N/Na। तो यहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, 0.3 Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल्स है, मुझे तो एटम कंपैरिजन कराना है। तो देखो एटम्स कैसे निकलेगा कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो 0.3 Na नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 2 × 0.3 Na दैट इज 0.6 Na। मतलब पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स, जो मुझे मोल्स डिफाइन था उससे मैंने नंबर निकाला ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, और फिर उससे मैंने अप्रोच कर लिया एटम्स को। और इसी तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम देखोगे। जैसे एक ऑप्शन और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0.4 मोल ऑफ ओजोन दे रखा है, तो 0.4 मोल्स दे रखा है, तो N/Na अप्लाई करके मेरे पास 0.4 Na क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल आ जाएगा, राइट।
दूसरा, अगर मुझे नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल पता चल गया तो एक ओजोन में कितने एटम्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो फिर 0.4 Na में कितने हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 0.4 Na, दैट इज 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ऐसे आप एटम्स निकाल सकते हो, मतलब मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, यूनिटरी मेथड लगा के, सिंपल। और उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम की प्रेजेंस होगी। आंसर आ जाएगा 0.54 मोल ऑफ ओजोन, जो मैंने यहां सिंप्लीफाई करा। तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, बट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, पता होना चाहिए हमें कैसे मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम तक जाना है। एटम नंबर अगर भूल गए तो भी गलती हो सकती है, क्योंकि एटॉमिसिटी सबकी सेम नहीं है, N2, O2, O3, CO2 सब में अलग अलग एटम्स है, इसीलिए इन चीजों को भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसने पूछा हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिंकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे बेस्ड इनमें से कौन सा इनकरेक्टली लिस्टेड है। तो देखो इनकरेक्टली लिस्टेड, टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉटन की हाई होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां से होगी कॉटन की, इट डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा, रिंकल रेजिस्टेंस पुअर, पॉलिएस्टर का गुड, नायलॉन का गुड, एक्राइलिक का गुड। तो ये आपको पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। ये जो बेसिक बेसिक पॉलीमर्स हम डिस्कस करते हैं, उन बेसिक पॉलीमर्स के ये जो लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन, ये जो पॉलिएस्टर, ये जो पॉलीमर्स हैं इनके बारे में, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, थोड़ी इनकी मोनोमेरिक यूनिट, हल्का बहुत बेसिक आइडिया। मोनोमेरिक यूनिट पे वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे ही आप जैसे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में देखोगे पिछले 4-5 साल के, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 3 साल के, जैसे अभी हम प्रीवियस ईयर जो डिस्कस करें रेगुलर, उसमें मुझे प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन मिला, मोनोमेरिक यूनिट पे नहीं मिला। तो प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, जो भी पॉलीमर आप पढ़ रहे हो एक बार उसकी प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लो। तो जैसे फर्स्ट और थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है वो इनकरेक्टली मैच्ड है फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग दिस पॉलीमर्स। फिर नेक्स्ट है कि एक एलिमेंट P है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है एल शेल में, और एक Q है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी एम शेल। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज करेक्ट होगी। तो ये कह रहा है बोथ एलिमेंट है वैलेंसी इक्वल टू 5 ओनली। देखो अगर किसी की एल शेल वैलेंस शेल है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, के और एल, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, और के में कितने भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है दैट मींस वो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, उसी में तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन होगा, तो उसने बोला है कि एम शेल में, के एल एम शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, मतलब वो कौन हो गया, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया फॉस्फोरस, क्योंकि 5 उससे पहले 8 उससे पहले 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 15, और 15 कौन से एलिमेंट में हो गए, फॉस्फोरस में हो गए। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एलिमेंट्स है और उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो कह रहा है कि इनकी वैलेंसी ओनली 5 होती है, ये तो गलत है, ओनली 5 थोड़ी है, तो वेरिएबल वैलेंसी, अलग वैलेंसी पे भी कंपाउंड्स बना रहे हैं। बोथ एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर तो अलग है, ये 14 ये 31, मास नंबर तो कहीं भी सेम नहीं है, दूर दूर तक सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 7 और इसका Q इज 15, तो सही बात है। वैलेंस शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन काउंट देख लिया, अगर वैलेंस शेल एल शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो उससे K में 2 ही तो होंगे, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, that atomic number of the element P is 7 and that of Q is 15। तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट हुआ इसका, जिसमें हमने डिस्कस करा कि मुझे अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो उससे मैं किस चीज पे अप्रोच कर सकता हूं, एटम की इंफॉर्मेशन, और भी तरीके की इंफॉर्मेशन हमें उससे मिल सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, बर्निंग ऑफ एलपीजी इन किचन स्टोव, यस इट इज अ रैपिड कंबशन। बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। P4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो P4O6 या P4O10 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एंड इट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्ट्रेन रिंग्स होती हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली उसका कंबशन होता चला जाता है।
Burning of coal dust in coal mines, yes, it is also a spontaneous combustion. और बर्निंग ऑफ सोडियम स्लो कंबशन बोला हुआ है, ये गलत है. बर्निंग ऑफ सोडियम इज नॉट अ स्लो कंबशन. तो इसने पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है. इट इज नॉट अ करेक्ट मैच, तो ये डी पार्ट हो जाएगा. दैट बर्निंग ऑफ सोडियम इट इज नॉट अ स्लो कंबशन प्रोसेस. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से कंबशन प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं, कौन सा स्लो है, कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कहां कंबशन हो ही नहीं रहा है. इस टाइप के प्रोसेसेस का आइडिया आपको होना चाहिए. चलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट अचीवर सेक्शन की तरफ. 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के थे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक डायग्राम बना के दिया हुआ था जिसमें उसने बोला कि हमने कोई ये गैस एक्स एंटर कराई, CuO से उसकी रिएक्शन हुई और फिर यहां से कोई ये गैस एलिमिनेट हुई और वो यहां पे उसने मार्क किया कि दैट गैस वाज नाइट्रोजन. तो आप डिफाइन कर सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड की जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है कॉपर में, और अमोनिया NH3N2 प्लस वाटर उसके प्रोडक्ट आते हैं. मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या है कि CuO की रिएक्शन NH3 के साथ हो रही है. ये बन गया Cu प्लस में N2 प्लस में H2O. ये इसका आंसर हो जाएगा. CuO प्लस NH3 गिविंग Cu प्लस N2 प्लस H2O. अब उसने इसी के रिस्पेक्ट में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कि बताओ इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी. हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा यूज नहीं है. कुछ तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट और उसके थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. एक आध ऑप्शंस में ये यूज हो रहा है, वरना मेजरली तो ये मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट से ये सिंप्लीफाई हो रहा है. जैसे इसने पहला बोला है कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. देखो अगर आप यहां पे डिफाइन करोगे तो अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो ये 2 इंटू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 2 मोल ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग गलत स्टेटमेंट हो गई. H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के कॉम्पोजिशन में, एटम में. मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो आधे आधे पे ही चलेगा. इसका मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा 1 मोल के रिस्पेक्ट में पूछा. देखो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफाइन करूंगा, ये H2O मॉलिक्यूल है तो इसमें H2 और हाफ O2 की टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं. तो इसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो गलत है. H2 मॉलिक्यूल के H2O में देखा जाए तो यहां पे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन. फिर नेक्स्ट कह रहा है गैस X इज अ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये सही स्टेटमेंट है. देखो बच्चों यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है. जो गैस X है उसमें अमोनिया ही तो है, NH3, उसी के साथ इसकी रिएक्शन है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. सही हो गया ये. फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन. देखो 22.4 लीटर नाइट्रोजन एट STP कंडीशन. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 मोल का वॉल्यूम हो गया, और 1 मोल के वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वो वही 6.023 इंटू 10⁻23 जो एवोगैड्रोस नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करता है. इसका मतलब 22.4 लीटर इतना. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आ गई इसके रिस्पेक्ट में. फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स. देखो STP कंडीशन पे अगर कोई गैस है, STP कंडीशन जैसे हम उसे 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ते, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे 1 मोल ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर्स. लेकिन वाटर वेपर्स की बात कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें वो 1 मोल के रूल को फॉलो थोड़ी करेगा. तो ये तो गलत स्टेटमेंट आ जाएगी. तो इसके क्या क्या करेक्ट ऑप्शन हो गए, सेकेंड एंड थर्ड, कि गैस X में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. 22.4 ऑफ नाइट्रोजन कंटेन Na, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. मोर एप्रोप्रिएट में STP कंडीशन भी डिफाइन करूंगा. STP कंडीशन डिफाइन करना इसमें और मोर एप्रोप्रिएट हो जाएगा इस केस में. तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे NSO के, जिसको हमने डिस्कस कराया आज. केमिस्ट्री के सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ साइंस के हमने डिस्कस करे हैं. इसके अलावा अगर आपको अदर सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए, अदर सेक्शन जैसे मान लो आपको फिजिक्स,
बायोलॉजी उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसका भी एक रफ आइडिया लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या चीजें होती है उसमें, कैसे वो ट्रैप करते हैं क्वेश्चन को गलत या सही कराने के लिए, मुझे उसके कैसी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस वाले पोर्टल पे, और वहां से आपको इसके अदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर सेक्शन के, जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्कोर को इंप्रूव करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी भी बच्चे को उसके स्कोर इंप्रूव करने में, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए कि वो किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमें उस लेवल पे प्रिपरेशन हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप इस पे विजिट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशंस में, जिसमें हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर टाइप के कंटेंट सोर्स आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट इन योर स्टडीज। तो गुड बाय बच्चों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स।